नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना और आज की इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को लगे बड़े झटके की। चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी की बात करेंगे, अखिलेश यादव की कांग्रेस से बड़ी मांग की, मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तैयारी की, जानेंगे ईवीएम पर क्यों उठ रहे हैं सवाल और बुलेटिन के आखिर में बात मणिपुर में पत्रकारों की गिरफ्तारी पर मचे हंगामे की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजकोट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले, न्याय का ध्वज लहराता रहे, जिसे पीढ़ियां याद रखें। लोग पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं जिला कोर्ट जाते हैं, उनका भरोसा बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमले के एक दिन बाद अब ईडी पर एफआईआर दर्ज, अधिकारियों के खिलाफ घर में जबरन घुसने और महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप। बांग्लादेश में विपक्ष के बहिष्कार के बीच वोटिंग पूरी, चुनाव आयोग का दावा 40% हुआ मतदान, पिछली बार 80% हुई थी वोटिंग, 8 जनवरी को आएंगे नतीजे। इसरो चीफ सोमनाथ बोले, चंद्रयान और आदित्य अभियान के बाद अब अगला लक्ष्य अपना स्पेस स्टेशन बनाना है, जल्दी ही इसके लिए डिजाइन पर शुरू होगा काम। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग ने बीजेपी का बड़ा प्लान फेल कर दिया है। दरअसल दावा किया जा रहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जल्दी कराना चाहती है, जिससे राम मंदिर के उद्घाटन का उसे फायदा मिल जाए। चुनाव आयोग पर इसके लिए दबाव डालने की खबरें भी आ रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। तो क्या कहा है चुनाव आयोग ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी लोकसभा चुनाव जल्दी कराने की तैयारी में दिख रही थी। 22 जनवरी को राम मंदिर के सहारे हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर बीजेपी ने चुनाव में उतरने का प्लान भी बना लिया था। दावा हो रहा था कि 10 फरवरी से पहले चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी की सभी रणनीतियों पर पानी फेर दिया है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वो 10 मार्च से पहले चुनावों का ऐलान नहीं करेगा। अब अगर देखें तो 2019 के लोकसभा चुनावों का ऐलान भी 10 मार्च को ही हुआ था। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती 23 मई को की गई थी और इस बार 10 मार्च के बाद ही चुनावों का ऐलान होगा, जो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे इस बार भी चुनाव 7 या 8 चरणों में ही होंगे, इसी बात के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि 10 मार्च तक चुनावों की तैयारियां पूरी कर लें और इसके बाद दिल्ली में सभी राज्यों के चुनाव पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के बाद ही चुनाव आयोग इलेक्शन की डेट घोषित करेगा। लोकसभा चुनावों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग की टीम 8 जनवरी से राज्यों के दौरे पर निकल रही है। दूसरी तरफ मतदाता सूची को अपडेट किए जाने का काम भी शुरू हो चुका है। 27 जनवरी तक नए नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के साथ ही आयोग की ओर से दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं। इन सभी का निस्तारण 2 फरवरी तक हो जाएगा और फिर 8 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। 17 साल के ऐसे व्यक्ति जो 1 अप्रैल तक 18 साल के हो रहे हैं, वो भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को होगी और जो भी व्यक्ति इस दिन 18 साल का होगा उसे वोटिंग का अधिकार मिलेगा। चुनाव समय पर ही होंगे। 2019 में चुनाव का ऐलान 10 मार्च को हुआ था। इस बार भी 10 मार्च से पहले चुनाव का ऐलान नहीं होगा। वैसे चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने 8 राज्यों के लिए चुनाव कमेटियों का ऐलान कर दिया है। तो किस राज्य में किसे मिली है इन कमेटियों की कमान, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने शनिवार को 8 राज्यों में चुनाव समिति और राजनीतिक समिति बनाने की घोषणा की है। खासकर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ने खास घोषणा की है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक समिति की अध्यक्षता जितेंद्र सिंह करेंगे, यानी जीतू पटवारी अध्यक्षता करेंगे। यहां जीतू पटवारी को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्विजय सिंह को समिति में शामिल किया गया है। राजस्थान की चुनाव समिति का अध्यक्ष राज्य के कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा को चुना गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट तथा जितेंद्र सिंह को इस समिति का सदस्य चुना गया है। केरल की प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष के सुधाकर बने हैं। वही समिति में AK एंटनी, KC वेणुगोपाल, रमेश चेन्थिथला, वायलार रवि, VD सतीशन, के सुरेश, शशि थरूर और मुल्लापल्ली रामचंद्र जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हुए।
जबकि तेलंगाना में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को प्रदेश की चुनाव समिति का अध्यक्ष चुना गया। समिति में उप मुख्यमंत्री वीवी मल्लू, उत्तम कुमार रेड्डी और वी हनुमंत राव शामिल हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी प्रमुख प्रतिभा सिंह समिति अध्यक्ष बनी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और आनंद शर्मा समिति के सदस्य बने हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज को छत्तीसगढ़ में चुनाव अध्यक्ष का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं मणिपुर में के मेघचंद्र सिंह एसएस जमीर नागालैंड के, जबकि आशीष कुमार साहा त्रिपुरा में चुनाव समिति अध्यक्ष चुने गए हैं। इस बार कांग्रेस चुनाव तैयारियों को लेकर बेहद सतर्क दिखाई दे रही है और अब सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल सपा चीफ अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के सामने बड़ी मांग रख दी थी और ये मांग सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं थी, बल्कि इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों का भी इसे समर्थन था। तो क्या थी अखिलेश की डिमांड और कांग्रेस का क्या है जवाब, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सपा भी शामिल होगी, लेकिन ये तभी होगा जब यात्रा से पहले सीटों का बंटवारा हो जाए। अखिलेश यादव के इस बयान से साफ हो गया है कि इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन मांग सिर्फ ये है कि पहले सीट बंटवारा हो जाए, जिसके बाद सभी का फोकस यात्रा की सफलता पर हो। और अब अखिलेश यादव की इस मांग को कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया है और साफ कर दिया है कि यात्रा से पहले ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। 1-2 दिन में ही सपा नेताओं के साथ कांग्रेस की सीट बंटवारे को लेकर बैठक होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दलों के साथ भी सीट बंटवारे पर कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसमें मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद शामिल हैं। और रविवार से इस कमेटी की सहयोगी दलों के साथ बैठकों का दौर शुरू हो गया है। यानी अखिलेश यादव की जो डिमांड थी वो पूरी हो रही है। सबसे पहले बिहार को लेकर चर्चा की गई है और दावा किया जा रहा है कि सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। दिल्ली में हुई बैठक में बिहार महागठबंधन के नेता भी शामिल हुए और खबर है डील सील भी हो गई है, जिसमें जेडीयू आरजेडी को 16-16, कांग्रेस को 5 और 3 सीट वाम दलों के हिस्से में जाने की बात कही जा रही है। सोमवार को आप के साथ कांग्रेस की बैठक होगी, जिसमें पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग पर मुहर लगा दी जाएगी। दिल्ली में आप 5 और कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ सकती है। पंजाब में कांग्रेस और आप में से किसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, इस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा महाराष्ट्र, बंगाल और यूपी को लेकर जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। सीट बंटवारे की तस्वीर साफ होने के बाद सभी का फोकस चुनाव प्रचार और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर रहेगा। इंडिया में सीटों के बंटवारे का काम फाइनल स्टेज पर है। मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं। 2-3 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। और सीट बंटवारे की खबरों के बीच यूपी से बड़ी खबर आ रही है और ये खबर है बीएसपी को लेकर। मायावती ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। तो क्या कहा है बीएसपी चीफ ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीएसपी चीफ मायावती अब खुलकर संकेत देने लगी हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं, बस वक्त का इंतजार कर रही हैं। जल्दी ही वो वक्त भी आने वाला है जब बीएसपी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएगी। मायावती के कांग्रेस नेताओं के संपर्क में होने की बात भी कही जा रही है। इस बीच मीडिया में भी ये खबरें चल रही हैं कि अखिलेश यादव बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने की किसी भी कोशिश का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर पिछले दिनों मायावती ने सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा था कि मेरे बारे में किसी का भी बेफिजूल टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरी सलाह है कि इससे इनको बचना चाहिए, क्योंकि भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों और पार्टियों को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और अब एक बार फिर मायावती ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही कहा कि सपा को बीएसपी की जगह सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना चाहिए। मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। बीएसपी चीफ ने कहा, अपनी व अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों और कार्यशैली से मजबूर सपा प्रमुख को बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन बीजेपी को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। तत्कालीन सपा प्रमुख ने बीजेपी को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व बाद में आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर बीजेपी सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है।
ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये उचित होगा। मायावती ने सपा पर तंज कसने के साथ ये भी कह दिया कि सपा को सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना चाहिए और ये लड़ाई एकजुट होकर ही लड़ी जा सकती है। इंडिया में बीएसपी शामिल होने को तैयार है और कई दूसरे दल जो अभी किसी गठबंधन में नहीं हैं, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया में आने को तैयार हैं, जिससे चुनावों में बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार दिया जा सके। लेकिन क्या सिर्फ संयुक्त उम्मीदवार की जीत ही गारंटी होगी? क्यों चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं, जिस पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं? कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। ईवीएम को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। विपक्ष लगातार ईवीएम हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। अब विपक्ष ही नहीं, जनता भी ईवीएम को लेकर असंतुष्ट नजर आ रही है। विपक्ष के ईवीएम हटाओ मोर्चा के तहत दिग्विजय सिंह ने सत्ता में भाजपा सरकार पर तीखा वार करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा, भाई हम तो बैलेट पेपर पर ही भरोसा करते हैं। यदि @ECI स्वीप व @BJP फॉर इंडिया @नरेंद्र मोदी जी को ईवीएम से इतना प्रेम है कि वे उसी से चुनाव कराना चाहते हैं, तो प्रिंटेड वीवीपैट स्लिप को दिखाने की बजाय हमारे हाथ में दे दो। हम उसे देखकर अलग से रखी मत पेटी में डाल देंगे। इसमें चुनाव आयोग, भाजपा व मोदी जी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी में जनता को भरोसे के मतदान की प्रक्रिया में इतना परिवर्तन की मांग करने का अधिकार भी नहीं है? जरा सोचिए। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर देश में काफी समय से विवाद चल रहा है और दिन प्रतिदिन ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अहम सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ईवीएम को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी? क्योंकि यहाँ सवाल अब भारत के लोकतंत्र पर उठाया जा रहा है और विपक्ष का स्वर लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है। मजबूत इंडिया गठबंधन और ईवीएम पर उठते सवालों से मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है, तो इस मुश्किल को अब ट्रक ड्राइवर भी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों की सीधी सीधी शिकायत मोदी सरकार के नए हिट एंड रन कानून को लेकर है। साल की शुरुआत में ही ट्रक ड्राइवरों ने 3 दिन का आंदोलन किया था। तो अब क्या है ट्रक ड्राइवरों का प्लान, जिससे उड़ गई है मोदी सरकार की नींद? देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार हिट एंड रन कानून लेकर आई थी, जिसके बाद से ही सरकार चौतरफा घिर गई थी। सरकार के खिलाफ ड्राइवर्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन एक बार फिर ड्राइवरों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का फैसला लिया है। दरअसल फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक्स ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी नवीन रेड्डी ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने नए कानून को लेकर एक बैठक की और 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया। नवीन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानून से सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रक चालकों को होगी। नवीन रेड्डी ने कहा कि नए कानून में सरकार ने 10 साल की सजा का प्रावधान दिया है। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। इसी प्रावधान की वजह से देश भर में ड्राइवर परेशान हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि इस कानून में से ये प्रावधान हटा दिया जाए। नवीन रेड्डी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले में ट्रक मालिकों या परिवहन बिरादरी से किसी भी तरह का कोई परामर्श नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया है, जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र के इस कदम से ड्राइवरों में डर का माहौल पैदा हो चुका है, जिसके बाद ड्राइवर ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो अपना काम कैसे करेंगे। आपको बता दें कि पहले ट्रक और डंपर ड्राइवर्स ने देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया था, जिससे आम जन को तो परेशानियां हुई ही थी, साथ ही साथ सरकार भी उनके आंदोलन के आगे झुक गई। और सरकार का कहना है कि हमने अभी इस कानून को लागू नहीं किया है, हम इस कानून को प्रभावित लोगों से बातचीत करके लागू करेंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार जैसा दावा कर रही है कि ये कानून प्रभावित लोगों से बातचीत करके ही लागू किया जाएगा। अगर प्रभावित लोग बदलाव के लिए कहते हैं तो क्या सरकार उस दावे के मुताबिक संशोधन करेगी? और बुलेटिन के आखिर में बात मणिपुर में पत्रकारों की गिरफ्तारी पर तेज हुई सियासत की। मणिपुर में बीते 8 महीने से ज्यादा समय से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा जारी है, जिसमें अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। लेकिन अभी तक इस मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया और ना ही अब मणिपुर की खबरों को टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है। इन सब के बीच वहां के 2 स्थानीय पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने कड़ी निंदा की है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया का काम सरकार को आईना दिखाने का होता है, जो सच है उसे सामने लाने का होता है। सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आज सवाल पूछना सरकार से टकराव को निमंत्रण देना बन गया है। मणिपुर के 2 पत्रकारों पर उनके लेख को लेकर कार्रवाई की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सरकार का कहना है कि ये लेख अशांति पैदा कर सकते हैं, जबकि पत्रकारों का दावा है कि लेख में लिखा एक एक शब्द सही है और अशांति मीडिया नहीं सरकार के कारण बनी हुई है, जो नहीं चाहती है कि राज्य शांत रहे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्रकारों के उत्पीड़न पर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को पुलिस ने स्थानीय दैनिक कांगलेई पाकी मीरा के संपादक वांगखेमचा श्यामजई को और 5 जनवरी को मैतेई भाषा के अखबार यूयेन लानपाओ के संपादक धनवीर माइबम को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि पत्रकारों ने धर्म और नस्ल के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले लेख लिखे हैं। दरअसल इन पत्रकारों ने अपने लेख में ये सवाल किया था कि क्या राज्य में कुकी विद्रोहियों को बीजेपी का समर्थन मिला है। इन पत्रकारों पर यह कार्रवाई मणिपुर बीजेपी के उपाध्यक्ष लेशराम मीनाबंता सिंह की शिकायत पर हुई। कांग्रेस ने पत्रकारों की गिरफ्तारी की निंदा की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पत्रकारों की गिरफ्तारी को प्रेस की स्वतंत्रता पर एक और हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन पत्रकारों को तत्काल रिहा कर प्रेस की आजादी को बरकरार रखा जाना चाहिए। गिरफ्तारी से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच संबंधी सभी पॉइंट में उचित प्रक्रिया और पारदर्शिता आने तक हिरासत में लिए गए पत्रकारों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। साथ ही प्रदेश के सभी पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने के उनके अधिकार को कायम रखना चाहिए। ऑल मणिपुर जर्नलिस्ट यूनियन और एडिटर्स गिल्ड मणिपुर ने भी गिरफ्तारी की निंदा कर तत्काल रिहाई की मांग की है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।